अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैमूर शेख है। बाय प्रोफेशन एंड एकेडमिकली मैं आर्किटेक्चर से बिलोंग करता हूँ। मेरी तालीम कराची यूनिवर्सिटी में हुई है। इस वीडियो का मेन पर्पस थर्ड पार्कर में जो ऑलरेडी हाईलाइटेड सिचुएशन है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना, उसको स्प्रेड आउट करना है। गुज़िश्ता साल मैंने इस पर वर्क किया है इसको, और अब एक हतमी शक्ल देने पर आ चुका हूँ। थर्ड पार्कर में जो डेथ होती है एक बच्चे की, वो एक मेल नरिश चाइल्ड होता है जिसमें न्यूट्रिशन बैलेंसमेंट होती है। वो डेजर्ट है, वहाँ हॉर्टिकल्चर लैक करता है, लाइक वेजिटेबल, फ्रूट, एडिबल फ्लावर्स वहाँ पे नहीं हो सकते हैं पानी की कमी की वजह से। पानी है बट सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है या कंटेमिनेटेड है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा लोगों का और जानवरों का गुजर बसर है। ऐसी सिचुएशन में कैसे वहाँ पे न्यूट्रिशन बैलेंस फूड प्रोड्यूस की जा सकती है लिमिटेड रिसोर्सेज में, इस पर जब मैंने वर्कआउट करना शुरू किया तो मुझे वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ मेथडोलॉजी नज़र आई। जैसे मैंने एक प्रोग्राम देखा, उसमें एक सोल्जर एक साहिल पे फंस जाता है, तो वो वहाँ पे डिग करता है, गड्ढा करता है, उसमें एक प्लास्टिक वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन बिछाता है और उसमें समंदर का पानी पोर करता है। देन उसमें बीच में वो एक कैचमेंट कंटेनर जो उसका ग्लास होता है वो रख देता है। देन उसके ऊपर कॉन मेम्ब्रेन बिछाता है और बीच में एक स्टोन रख देता है ताकि उसमें स्लोप क्रिएट हो जाए। डेली उसको इतना पानी मिल जाता है, उसमें से वेपराइजेशन के जो इवन माइनस टेम्परेचर में भी हो रही होती है, और हीट बढ़ने से, ब्लैक कलर की यूजेस से, और उसमें उसके सर्टेन फैक्टर्स हैं जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। वो उस सोल्जर को वो ज़िंदा रहा कुछ मंथ्स। तो इस प्रिंसिपल को मैंने वर्कआउट किया तो उसकी मुझे और विजिबल होने लगी उसकी और सोफिस्टिकेटेड फॉर्म, जो एक डिवाइस की फॉर्म में आपकी लाइफ बोर्ड्स में अवेलेबल होती हैं। और हमने मूवी लाइफ ऑफ पाई में भी देखा उसको। वो एक सोलर स्टेल एक डोम की शक्ल में होता है, तो विदाउट एनी यूज़ ऑफ एनी एनर्जी इट यूजेज द सन एनर्जी विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो एक बार उसको बिल्ड करना वो विच इज़ वेरी चीपर देन कन्वेंशनल फ़िल्टर और आरओ प्लांट। बट इसकी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है, लेकिन इसको एफिशिएंट किया जा सकता है कि एटलीस्ट वो लोग प्यासे ना मरे। तो मैंने जो डिवाइस बनाई उसमें एक तरफ जो सन डायरेक्शन है उसकी तरफ से स्लोप हो, उसमें क्लियर आइडियली 3 mm ग्लास होना चाहिए, पर वो सेफ्टी फैक्टर्स की वजह से सही नहीं है, तो हम वहाँ पे प्लास्टिक शीट यूज़ करेंगे जो ट्रांसपेरेंट होगी। और उसमें जो नीचे ट्रे बनेगा वो ब्लैकिश होगा ताकि ज़्यादा सन एब्जॉर्ब करे। जहाँ से लाइट हिट होकर उसके अंदर एक डायरेक्टली सनलाइट भी जा रही है और हिट होकर भी जा रही है, जिसको हम रिफ्लेक्टिव या वाइटिश रखें तो बहुत बेहतर होगा। यहाँ से हमें कुछ पानी मिलता है सेकेंडरी। पानी बहुत प्रीशियस होगा, वो उसको किस तरह एक लूप में रखा जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो और उसकी प्रोडक्शन से कैसे ली जा सकती है। यहाँ पे मैं एक आउट ऑफ द बॉक्स बात करूँगा कि मैं डेजर्ट के अंदर फ़िश फार्मिंग देख रहा हूँ, किया जा सकता है, लेकिन नॉट जनरल फ़िश फार्मिंग। यहाँ पे फ़िश फार्मिंग जो इंटरनेट बोरोड स्टफ़ है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक्वापॉनिक्स। एक्वापॉनिक्स 2 टर्म से मिलकर बनता है, एक्वाकल्चर एंड हाइड्रोपॉनिक्स। एक्वापॉनिक्स में फ़िश फार्मिंग होती है और वेजिटेशन ग्रोथ होती है विदाउट सॉइल। वो क्यों विदाउट सॉइल में वो मैं आपको बताता हूँ। एक्वापॉनिक्स को समझने के लिए अगर हम उसको कंपेयर करें कन्वेंशनल फ़िश फार्मिंग से, कन्वेंशनल फ़िश फार्मिंग में ये होता है कि उसमें आपको सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उस पानी को डंप करना पड़ता है, क्योंकि उसमें फ़िश यूरिनेट करते हैं, अपना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो उनके लिए हैज़र्डस हो जाता है। या फिर आप कॉस्टली फिल्टर प्लांट्स लगाते हैं जो उस पानी को रिसाइकिल कर सकता है, बट इन एनर्जी कंजम्पशन है उसमें अच्छी खासी, उसमें कॉस्ट भी लगती है। एक्वापॉनिक्स के अंदर आप वही पानी जो आप डंप करने जा रहे होते हैं उसको आप पोर करते हैं प्लांटेशन के अंदर, जहाँ पे वेजिटेशन ग्रोथ हो रही होती है विदाउट सॉयल। ये क्रश में आइडियल होता है, या फिर ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया में मिले, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ होती है जो फ़िश के न्यूट्रिएंट वाटर में पॉपुलेट होते हैं और उसके वेस्ट को प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र बना रहे होते हैं नेचुरली। प्लांटेशन सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर उसको वापस फ़िल्टर करके उस पानी को फ्रेश कर देता है, जो वापस फ़िश टैंक में फीड बैक कर दिया जाता है। तो ऐसे ये लूप कंप्लीट होता है। इसमें वाटर की सेविंग जो है वो 90% से ऊपर भी हो सकती है। जो वाटर वेस्टेज होता है वो इवापोरेशन में या प्लांट कंजम्पशन में, जो सिर्फ पौधा पानी पी रहा होता है, क्योंकि इसमें मिट्टी का अमल दखल नहीं है तो इसमें पानी एब्जॉर्ब नहीं होता। इसमें प्लांटेशन भी, ग्रो बेड जो होते हैं वो भी वाटर प्रूफ होते हैं, पानी लीक नहीं होता एक कतरा भी
और वापस फ़िश टैंक में जा रहा होता है। जितना करीब हो उतना बेहतर है। सबसे नीचे फ़िश टैंक रखा जाता है ताकि एक ही पंप वर्क कर सके। इसकी अपनी डिटेल्स हैं, इसमें अपनी बारीकियां हैं। फ़िश फार्मिंग में कौन सी फ़िश आइडियल है। टिलापिया बहुत डेंस इन्वायरमेंट में रह सकती है, लाइक 1 गैलन में 1 मछली 1 किलो तक की, और इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। विदिन वीक्स वो मैच्योर हो जाती है और एडिबल फ़िश है। एंड इसमें फ़िश की ग्रोथ ज़्यादा जल्दी देखी गई है, पौधों की प्रोडक्शन ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि इसमें बहुत कम और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। प्लांट को डायरेक्ट न्यूट्रिशन मिल रहा है बगैर किसी कंटेमिनेशन से होते हुए जो आ रहा हो। लाइक दरियाओं का पानी में भी पोल्यूशन होती है। एक्वापॉनिक्स में डायरेक्ट फर्टिलाइज़र, फ्रेश फर्टिलाइज़र अवेलेबल है, और फिश को डायरेक्ट फ़िल्टर वाटर अवेलेबल है जो नेचुरल फ़िल्टर है। तो पौधे यहाँ पे फ़िल्टर होते हैं, फ़िश यहाँ पे सोर्स ऑफ फर्टिलाइज़र होती है। एक्वापॉनिक्स की मज़ीद डिटेल्स में जाए बगैर जो मैंने वर्कआउट की हुई है, इवन इसके वॉल्स, इसकी पाइपलाइन कैसे बिल्ड होगी थर के एनवायरनमेंट में, अब वो कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हो सकता है, कैसे उसका ऑल्टरनेट हम निकाल सकते हैं, ये मैंने वर्कआउट किया हुआ है ऑलरेडी। आगे बात करते हुए मैं ये चाहूँगा कि इसमें जो एक्वापॉनिक्स के अंदर जो इनपुट है आपका, वो कन्वेंशनल फार्मिंग का 10% है। आप जो इसमें एवापोरेशन में वाटर वेस्टेज है वो आप इसको कंपनसेट करना होता है, और इसमें जो इनपुट है वो आपका है फ़िश फूड। तो गरीब लोग हैं, कैसे फ़िश फूड अवेलेबल उनके लिए अवेलेबल हो। इसमें जो जैसे मैं नाम लिया टिलापिया, इसमें और भी आपकी जो कन्वेंशनल फ़िशेज़ हैं जो एडिबल होती हैं वो इसमें ग्रोथ की जा सकती है। फ़िश फूड का मैं जिक्र कर रहा था कि टिलापिया जैसे वेजिटेरियन फ़िश है, उसमें आप अपने ग्रो बेड में जहाँ पे वेजिटेशन ग्रोथ हो रही है वहाँ पे ऐसे प्लांटेशन ग्रो कर सकते हैं जो फ़िश की अपने लिए फ़ूड हो सकती है। लाइक डकवीड ऐसा पौधा है जो इजीली ग्रो हो जाता है और वो टिलापिया की अपनी खुराक है। दूसरी चीज़, ये रोटी भी खा लेती है। वहाँ रोटियाँ जो बन रही होती हैं वो आप इसको एक गोश्त टुकड़ा दे दें। इसका एक और अच्छा सोल्यूशन ये है कि हम जो मैंने डिज़ाइन किया है, जो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, अपने घर को वो चौरा कहते हैं, उसको मैंने थर के सिचुएशन के हिसाब से डिज़ाइन कर चुका हूँ। ये है मेरे पास विद डायमेंशन एंड कॉस्टिंग, और कितने टाइम में बन जाएगा, अवेलेबल है। सो मैंने मेरा जो पर्पस था, जो 16 स्टेल मैंने वाटर हार्वेस्टिंग बॉडी है उसको अपने घर का पार्ट बनाया, फ़िश टैंक को अपने घर का पार्ट बनाया, ग्रो बेड्स को अपने घर का ही हिस्सा बनाया, इसको किचन गार्डनिंग समझ के। और मैंने जो इनके डॉयलर्स हैं एक घर के अंदर, जो 6 से 8 से 10 लोग जो थोड़ा मैंने डिज़ाइन किया उसके हिसाब से, उनके हिसाब से ही फूड प्रोडक्शन मैंने रखी है कि हफ्ते में 1 दिन वो मछली खा लें, 2 दिन वो वही सब्ज़ी खा लें जो ग्रोथ हो रही है। ऐसे छोटे लेवल पे ग्रीन हाउस में जो माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे। तो फ़िश फूड, जो फ़िश कंजम्पशन है उन लोगों की, मैंने ये उन सेल पर्पस से ज़्यादा उनके अपनी कंजम्पशन के लिए ग्रोथ करने के मोटो से उसको वहाँ डिज़ाइन किया है। तो अगर वो ख़ुद कंज्यूम करते हैं तो इंसान पूरी मछली कंज्यूम नहीं कर सकता, उसमें बहुत सारा वेस्टेज होता है, लाइक आर्टरीज, ब्लड, हेड, स्कल, टेल, इसमें बहुत सारा वेस्ट होता है, इंसान पूरा कंज्यूम नहीं करता। तो जो इसका वेस्ट हो वो नॉर्मली डंप नहीं किया जाएगा, इसको हम फ़िश के वेस्ट को जो काटने के बाद बचता है, इसको हम पेटियों की शक्ल में जैसे क्रेट बना के हम स्लिट्स में ये फ़िश वेस्ट डाल देंगे, और घर से कुछ दूर एक डर्टी कॉर्नर में मास्टर प्लानिंग का हिस्सा है वहाँ पे हम रख देंगे। वहाँ पे ख़ुद एक सोल्जर फ्लाई, मैं अपने सिस्टम में एक और जीनियस क्या एक और फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है जो कि है सोल्जर फ्लाई। आपने ख़ुद देखा होगा कहीं अगर जानवर मर जाता है और वो ज़मीन में डीके नहीं हो रहा तो वहाँ पे मक्खा पहुँच जाता है, ब्लैक कलर का जो होता है सोल्जर फ्लाई कहते हैं, वो वहाँ पहुँचता है, अंडे देता है, उस अंडे में से लार्वा निकलते हैं और लार्वा उसको पूरा खा जाते हैं और फिर वो मक्खा बन के उड़ जाता है। तो ये एक नेचुरल फ़िल्टर है, जहाँ भी एनिमल बॉडी डीके हो रही होती है ये वहाँ पहुँच जाता है इसकी महक से। और थर में ये पहुँचाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ जानवर हैं वो मरते हैं और वहाँ ये सारा प्रोसेस नेचुरली हो रहा है। सो उस डंप कॉर्नर में उन क्रेट के अंदर सोल्जर फ्लाई आएंगे, उस फ़िश वेस्ट को ही वहाँ पे इट विल ले एग्स और उसमें से लार्वा प्रोड्यूस होंगे। सो उस ड्यूरिंग उस टाइम पीरियड में जिसमें वो लार्वा से वापस फ्लाई बन जाते हैं, उस टाइम के बीच आप उसको झड़क लें उस क्रेट्स को, तो उसमें से आप लार्वा लेके वापस फ़िश फूड है वो आपका।
इसमें इतनी लार्वा प्रोडक्शन हो जाती है कि आप वहाँ पे वो चिकन्स को भी दे सकते हैं, सो यू विल हैव एग्स एज वेल। तो किस तरह आपका वेस्ट इस क्लोज लूप मॉडल के अंदर एक एज ए अपॉर्चुनिटी ट्रीट हो रहा होता है, ये इसकी एफिशिएंसी है। एक वहाँ के कल्चर में जो मैंने चीज़ हाईलाइट की वो ऑलरेडी पता भी है कि वहाँ पे वॉशरूम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल कॉमन नहीं है। मोर देन 50 to 60 मे बी अलॉट मोर जो वहाँ पे लोगों की परसेंटेज है वो वॉशरूम यूटिलाइज नहीं करते। तो अगेन ह्यूमन वेस्ट जो है इसमें क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मैंने जो एक मोहल्ला होता है उनका वो इस तरह फॉर्म होता है कि एक ही मामा चचा ताया के आसपास घर होता है, फिर वो कज़न्स होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, मज़ीद उसको प्रोपोगेट होते हैं, वहाँ से पॉपुलेट होते हैं और एक मोहल्ला बना देते हैं। वहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह जो वहाँ पे मैंने कंबाइंड वॉशरूम दिया है, कंबाइंड टॉयलेट है और उसके नीचे सेप्टिक टैंक्स होंगे। तो मे बी वो किसी और मोहल्ले वाले को अलाउ नहीं करेंगे, उनमें पर्दे का कॉन्सेप्ट है, बट एक मोहल्ला के लिए एक कंबाइंड टॉयलेट्स जहाँ पे हो, मे बी लेडीज जेंट्स वहाँ पे अलग हो, वहाँ सेप्टिक टैंक हो। सेप्टिक टैंक में फुल होने के बाद उसकी लिमिट होती है, उसको फुल होने के बाद उसको हटा के वहाँ पे दूसरा रिप्लेस कर दिया जाए। तो सेप्टिक टैंक में सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसमें बायोगैस जनरेट होगी। इसमें हम और भी मैन्योर मिलाएंगे, फिश सॉरी, इसमें हम यहाँ पे एनिमल्स मैन्योर मिलाएंगे जो ऑलरेडी वहाँ पे गोट, कैमल, काव अवेलेबल हैं, तो उसमें भी मिलाएंगे ताकि ये एज अ कैटलिस्ट काम करें और ज़्यादा जल्दी हमें बायोगैस का वसूल हो सके। सो बायोगैस इंसानी वेस्ट से हम या एनिमल वेस्ट से हम फ्यूल जनरेट कर सकते हैं और फ्यूल वापस यूज़ कर सकते हैं मज़ीद अपने सोलर स्टिल जो वाटर हार्वेस्टिंग बॉडी है उसमें उसको और ज़्यादा हीटअप करने के लिए ऐसा बढ़ना यूज़ हो सकता है। पूरा दुबई इसी प्रिंसिपल पे चल रहा है, समुंदर से पानी लेते हैं, उसको गर्म गर्म करते हैं। आप हमने 3 क्लास की फिज़िक्स साइंस में भी पढ़ा होगा वाटर डिस्टिलेशन, ये वही मैकेनिज़्म है। इससे इस जो वाटर डिसैलिनेशन है ये कई टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स हमारी हार्वेस्टिंग है ये बढ़ सकती है। मज़ीद इसमें है कि वहाँ पे हम इमदाद के तौर पे ख़ुराक तो पहुँचा देते हैं लेकिन वो पकाते वही गंदे पानी में, तो फ़ायदा नहीं, मज़ीद बीमारी क्रिएट होती है। तो मेरे मास्टर प्लान का हिस्सा है ये सारे टूल्स जो सर्वाइविंग टूल्स हैं। ये ऑलमोस्ट पूरे डिज़ाइन हो चुके हैं विद डिफरेंट ऑप्शंस। आइडिया ये है कि मैंने अपने मास्टर प्लान में उनके एग्जिस्टिंग फैब्रिक को, सोशल फैब्रिक को देखते हुए अपनी मास्टर प्लानिंग की है और इसमें जो सर्वाइविंग टूल्स हैं वो इसमें अपने मैंने इम्बेड किए हैं लाइक अ प्लगइन्स। तो मैंने एक्चुअली आइडिया ये था मेरा कि उनकी स्कूलिंग हो इस फार्मिंग मेथोडोलॉजी की, इस वाटर हार्वेस्टिंग की, इस गैस बायोगैस के लिए। तो इसकी स्कूलिंग मेरा आइडिया था, बट एक स्कूल बना देना इनफ नहीं था इसके लिए, क्योंकि वहाँ पे टीचर को भी फैसिलिटेट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको अपनी ड्वेलिंग का पार्ट बनाया, अपने घर का पार्ट बनाया इन सारे टूल्स को, कि इंसान अपनी माँ की गोद से कब्र तक सीखता रहता है। तो मेरा आइडिया ये था कि नई जनरेशन तो बचपन से ही इसे देखे और जो ऑलरेडी लोग हैं वो इसको अडॉप्ट कर सकें। इसमें सीखने वाली बातें हैं, इसमें बारीकियां हैं, उसमें कुछ वीक्स लग सकते हैं। ऐसा है कि वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं ऑलरेडी और लोग अवेयर हो रहे हैं, इंसान हैं अवेयर हो रहे हैं, वो इन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। तो मेरा जो मास्टर प्लान है वो कुछ ऐसा है कि सेल्फ सस्टेनेबल फूड अपने लिए वो जनरेट कर रहे हैं। कहता है कोई कुदरती आफत और हो, वॉर हो जाए, गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाए, वो एक मोहल्ला अपने आप को बचा सकेगा। वो अपना पानी बना रहे हैं, अपने लिए फूड जनरेट कर रहे हैं, वो फ्यूल बना रहे हैं, तो वो ये क्लोज लूप में चलता रहेगा। इसमें क्लोज लूप में सबसे मेन फैक्टर है ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। इंसान इसे चला रहा होगा, इंसान की इन्वॉल्वमेंट निकल जाएगी, वो लूप ओपन एंड हो जाएगा। तो
एक्वापॉनिक्स इनकम जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। लाइक इसमें हम ऐसी, लाइक अगर मेरे मोहल्ले में कोई 8-10 घर हैं, तो घर के साथ जो मैंने किचन गार्डन दिया है वो उस घर के लोगों के लिए है जो उसको अवेल कर रहे हैं। वो उसका स्केल बहुत छोटा है, लेकिन कंबाइंड 12 घर, 10 घर, 20 घर जितने उसे इस छोटे से विलेज में है, तो उनका कंबाइंड एक ग्रीन हाउस हो सकता है जो हम मे बी लचकदार बैम्बू और पीवीसी पाइप से बना सकते हैं। ऊपर हमने एक चीपर सी प्लास्टिक शीट डाल दी, तो उसमें हम वाटर की जो वेपराइजेशन उसको और कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं, एक ग्रीन हाउस स्केल में भी 30x40, 30x50 फीट का हो, और ये इसमें इसके स्टेक होल्डर वो सारे मोहल्ले वाले हों, जो आपस में रिश्तेदार होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं उनमें। तो उसमें सबका स्टेक होगा, हर कोई इसको चला रहा होगा, उसमें जो प्रोडक्शन होगी वो इनकम जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। जब बहुत ज़्यादा बुरा वक्त आएगा, कहर ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, तब सबसे पहले जो अफेक्ट होगा वही ग्रीन हाउस होगा। फिर लोग अपने अपने घरों में जो ये सैंपल्स हैं उनको बचाएंगे। इनकम जनरेशन के पॉइंट से ऐसे फ़िश है जो बेबी फ़िश बहुत चीप होती है, बट वो बड़े होने के बाद काफ़ी उसकी कॉस्ट हो जाती है और वो एक्वापॉनिक्स में ग्रो की जा सकती है। आइडिया मेरा ये था कि थर में कुछ एनजीओज़ के पास ऑलरेडी मोबाइल आरओ प्लांट है जो खारे से मीठा पानी बना रहे होते हैं। तो एक आइडिया ये था कि हम अपने वेल के पास एक उसमें विंड मिल एम्बेड करें। विंड टरबाइन नहीं, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये मैकेनिकली पुली गियर से के कॉम्बिनेशन से वो हैंड पंप ऑपरेट होता रहेगा। पानी कोई 300-350 फीट नीचे है, तो वो कॉन्स्टेंटली पंप होता रहेगा। और वेल के साथ ही हम टांका बनाएंगे जो उनका टैंक होता है, सुराही की शेप का एम्बेड होता है ज़मीन के अंदर। फॉर अ वीक, मोर देन अ वीक वो इनफ होता है, उनकी वाटर कंजम्पशन कम है। तो वो उसको फिल करता रहेगा। देन विद इन 10 days, आफ्टर 10 days और फिर 12 days और अ वीक, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड वाटर कंजम्पशन, वो कॉल कर लें या एक शेड्यूल बना दें, वो मोबाइल आरओ प्लांट आए, इस पानी को मीठा करे, और वो जो उनकी कमाई हुई है अपने ग्रीन हाउस के थ्रू उस मोहल्ले की, वो उसको पे करें। ये फ्री में नहीं हो, उसको पे करें और वो करके चला जाए। ये एक ग्रीन बिजनेस वहाँ पे मोबाइल आरओ प्लांट का की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जब तक वहाँ पे ग्रीन हाउस अगर बन रहे, इनकम जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मिंग हो रही है, फूड प्रोडक्शन हो रही है, तो वहाँ पे ये मोबाइल आरओ प्लांट बिजनेस कर सकते हैं। अगर वेल एंड गुड, अगर ये एनजीओ बेस्ड हो, कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इसको चलाए, तो इसमें पानी कंजम्पशन हमें और ज़्यादा हो सकती है। कुछ और फैक्टर हैं जो मैंने बारीकियाँ हैं उस पर मैंने काम किया है कि कैसे जो वहाँ खाना पक रहा है उसमें जो रेजिडुअल हीट है उसको मज़ीद हम इस अपनी वाटर हार्वेस्टिंग को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस क्लोज लूप मॉडल में जिस तरह वेस्ट को एफिशिएंसी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, एक चेन से चेन, कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है और सब म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। डिफरेंट सिस्टम, लाइक फ़िश जो है वो प्लांट्स के लिए, प्लांट्स हैं वो फ़िश के लिए, एंड इसमें सोल्जर फ्लाई है और ह्यूमन वेस्ट है। ये मज़ीद वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, और वाटर हार्वेस्टिंग फ़िश के लिए अगेन, एंड ह्यूमन के लिए, ह्यूमन इन सब को ऑपरेट करने के लिए और सब ह्यूमन को ह्यूमन की ज़रूरत पूरी करने के लिए। ये सिम्बायोटिक रिलेशन है जो म्यूचुअल बेनिफिट के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। इसमें कोई भी वेस्ट को हम जिस तरह यूज़ कर सकें को वो कर रहे हैं। लाइक इसमें जो ह्यूमन फैक्टर है, मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हॉर्टिकल्चर जिसमें वेजिटेबल और एडिबल फ्लावर और फ्रूट का प्रोडक्शन होती है, ये काफ़ी ध्यान मांगती है इंसान का। जो जनरली वहाँ पे फील्ड क्रॉप्स हैं, ज्वार, बाजरा, जो बारिश हो जाए तो वो ऐसी ज़मीन पे फेंक देते, वो उग जाता है। इससे ज़्यादा फील्ड क्रॉप्स से मल्टीपल टाइम्स ये ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, ह्यूमन टाइम ये डिमांड करती हैं। बट इसके जो आउटकम्स हैं वो और ज़्यादा हैं। लाइक इसकी कॉस्ट हो गई और इसके बेनिफिट्स हो गए, इसके न्यूट्रिएंट फैक्टर हो गए, विटामिन और प्रोटीन और जितने भी डाइट बैलेंस
इंग्रेडिएंट्स हैं। असल में वहाँ पे जो सब्ज़ी है वो उगती नहीं और महंगी भी पड़ती है। अगर उन्हें सब्ज़ी लेनी है शहर आना पड़ेगा, किराया ज़्यादा है क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक इंसान जो मेहनत कश है वो पूरे दिन के लिए इसमें एंगेज हो जाएगा और वो ज़्यादा टाइम के लिए ले भी नहीं सकते, क्योंकि फ्रिज का कॉन्सेप्ट नहीं है, फ्रिज अवेलेबल नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है हो। तो वो एक वक्त का 2 वक्त का ही ला सकते हैं। तो 100 रुपये की भी सब्ज़ी ला रहे हैं, 150 की भी, तो उन्होंने तो 60 70 80 रुपये किराए में लगा दिए और पूरे दिन वो जो मेहनत कश है वो बिज़ी हो गया। तो इस तरह एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे उनके डोर स्टेप पे या डोर स्टेप नेबरहुड पे ये जो प्रोडक्शन होने लगे तो उनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, इससे एक्सेस में है। और इसमें जो ह्यूमन, वहाँ पे लोगों के पास स्पेयर टाइम होता है, काफ़ी काफ़ी स्पेयर टाइम होता है। और बेरोज़गारी का फैक्टर बहुत ज़्यादा है, ग्राफ बहुत चढ़ा हुआ है बेरोज़गारी का। तो जो उनका स्पेयर टाइम है वो यहाँ वो अपने हॉर्टिकल्चर में यूटिलाइज़ करेंगे और इसको कैश करेंगे। तो वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, वो भी हमारे क्लोज लूप मॉडल का हिस्सा बन रहा है। तो अपना टाइम जो मजदूरी करें, जो खेतों में जो स्पेयर टाइम होता है, जैसे वो धूप चढ़ने चढ़ने तक शेडो में आ जाते हैं, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो टाइम ये इसमें हॉर्टिकल्चर में अवेल कर सकते हैं। उसका तो कोई टाइम नहीं, 24/7 ये इसको देखभाल की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसमें जो मैकेनिज़्म है उसको हम लो कॉस्ट करने की जितनी कोशिश कर रहे हैं उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है। तो जैसे मैं पंप का जो ऑप्शन है वो मे बी सिलेंडर बेस्ड हो, सिलेंडर में अगर सेफ्टी फैक्टर आ रहा है तो मे बी हम चाबी जो हमारे खिलौनों में यूज़ होती थी, चाबी वाले प्रिंसिपल पे मैं इसको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर के साथ बैठ के चाबी दे दिया 2 घंटे के लिए, फिर वो बस चलता रहे। तो ये सारी बारीकियाँ हैं जो अभी वर्कआउट हो रही हैं ऑलरेडी, कैसे हम पंप पानी को सर्कुलेट करते रहें। कुछ इसमें फ़िल्टर भी यूज़ होंगे जो फ़िश के सॉलिड मेन्योर को यूज़ करें। सॉलिड मेन्योर जो फ़िश का होगा वो हम एक छोटे से एरिया में, जो ऑलरेडी वहाँ पे पिक्चर फार्मिंग हो रही है, मटका वहाँ पे बनता है, तो मटके को ज़मीन में गाड़ देते हैं। ये ऑलरेडी हो रहा है वहाँ पे, कुछ NGO जो अवेयरनेस वहाँ पे कर रही हैं। पिक्चर फार्मिंग हो रही है, पानी मिट्टी को नम रखती है, पानी बह नहीं जाता, तो मटका जो ठंडा रहता है उसी प्रिंसिपल पे। तो वहाँ पे अगर ये मिट्टी में ग्रोथ होती है, वो एक मटके पे 6 बेलें लगा दी, उससे सब्ज़ी मिलती है। तो जो फ़िश मैन्योर है, जो वेस्ट है, और जो हमारा बायोगैस जनरेटर से हमें जो सेप्टिक टैंक में से फ्यूल तो हमें गैस की सूरत में मिलेगा, जो सॉलिड वेस्ट बच जाएगा रेजिडुअल, वो हम ऐसी मिट्टी में डाल देंगे जहाँ पे पिक्चर फार्मिंग हो रही है। तो हमारे जो स्मॉल चंक ऑफ लैंड है वो भी फर्टाइल होता रहा है। तो ये स्प्रेड आउट होगी एक्टिविटी सारी, तो हमारा कुछ भी वेस्ट है वो वेस्ट नहीं हो रहा, वेस्ट ही अपॉर्चुनिटी है एक्चुअल में। तो इस क्लोज लूप के मॉडल में यही फैक्टर है कि जो भी चीज़ वेस्ट होती है वो इसमें आके एक एज ए जीनियस इंग्रेडिएंट एक्ट करता है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि, और इसकी ये बारीकियाँ हैं, आइडियाज़ बहुत हैं, डिज़ाइन हो चुका है, डिज़ाइन रेडी है, और इसके प्रोटोटाइप टाइप के लिए अमाउंट अवेलेबल है, और कुछ इसके फैक्टर्स हैं, फिगर्स हैं जिस पे मैं वर्क करना चाह रहा हूँ, इस वक्त कर भी रहा हूँ, कि कितना वाटर हार्वेस्ट होता है, कैसे मल्टीपल टाइम्स उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है, फ़िश प्रोडक्शन को कैसे किया जा सकता है। इसमें और लोग भी इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, अबॉर्टी डिपार्टमेंट से मुझे हेल्प मिली। थर में एक होस्ट NGO है जिसने मुझे लैंड भी दिखाया, और मैन पावर भी उनके पास अवेलेबल है, और फंड जनरेशन करने के लिए 2-3 NGOs अवेलेबल हैं ऑलरेडी। एक अपॉर्चुनिटी इसमें ये नज़र आ रही है कि जो मैंने चौरा डिज़ाइन किया है वो मैं शेयर कर सकता हूँ, वो अवेलेबल है, मेरे ब्लॉग में भी मिल जाएगा। उसकी ग्राफिक्स, उसकी डायमेंशन, उसकी कॉस्ट, उसकी एनिमेशंस सब अवेलेबल है, और मैं भी अवेलेबल हूँ। जो मुझसे बात करना चाहता है, मैं ओपन टू एवरीवन। आइडिया ये है कि थरकोल की वजह से वहाँ रिलोकेशन हो रही है, रीसेटलमेंट ऑलरेडी चल रही है, और ये एग्रीमेंट में है कि उसको उन लोगों को रीसेटल किया जाए। जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, मे बी मैं रॉन्ग हूँ, रफ एस्टिमेशन है अबाउट 20,000 पीपल रिसेंटली रिलोकेशन उनकी चल रही है, या ये अपकमिंग मंथ्स में ये होने वाला है। सो उनका जो मास्टर प्लान में ये सारी जो मे बी मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ मिस कर दिया हो बताने में,
जो मेरी कंसिडरेशंस हैं, जितनी इतनी इसको मास्टर प्लान करने में, एक आर्किटेक्चर स्केल पे एक घर डिज़ाइन करने में, या प्रोडक्ट के स्केल में जो डिफरेंट टूल्स हैं, मेरा स्टोव हो गया, वाटर सैलिनेशन हो गई, या ग्रो बेड्स हो गए, वाटर टैंक हो गए, फिश टैंक्स हो गए, या मेरी वाटर हार्वेस्टिंग रूफ हो गई, रेन हार्वेस्टिंग। तो ये सारी बारीकियां हैं, मैं इस पे साल से वर्क कर रहा हूँ। वो तो मेरा आइडिया ये है कि अपने इस डिज़ाइन को, इस सारी कंसिडरेशन को उन रीसेटलिंग बॉडीज़ जो हैं, जो मैनेजिंग बॉडीज़ हैं, जो उनको रीसेटल कर रही हैं, उन तक लेके जाया जा सके, ताकि ये जो प्रॉब्लम जो रीजनल है, तो इसका सोल्यूशन भी रीजनल हो सके। मेरा फ्रेंड, मेरे साथ जो एनजीओज़ हैं, आइसोलेशन में कुछ नहीं कर सकते। थर में कोई 14-16 लाख लोग रह रहे हैं, जिसमें बड़ी परसेंटेज अफेक्टेड है, विक्टिमाइज हो चुके हैं। गवर्नमेंट हम ज़्यादा से रो नहीं सकते, डेथ टोल बढ़ता जा रहा है। तो इसमें बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। मैं सब एनजीओज़ को जो वहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ, और मैं कहता हूँ इस चीज़ को शेयर करें, ये इसे ओन करें, ख़ुद ओन करें। ज़रूरी नहीं कि तैमूर इटसेल्फ कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, और कुछ 3-4 एनजीओज़ की भी बस की बात नहीं। ये प्रॉब्लम रीजनल है, तो इसका सोल्यूशन भी रीजनल होना पड़ेगा, और ये इमीडिएट एक्शन है जो लेना चाहिए। तो ये परमानेंट सोल्यूशन है, और लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जितना टाइम गुजरता रहेगा उतना बेनिफिशियल ये होता जाएगा। इसमें ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी, ज़्यादा स्किल्स का बढ़ता जाएगा, और फिर इसकी डायरेक्शन भी हम कि किस तरह लीड कर सकते हैं, और इसको किस तरह फार्मिंग की को बढ़ा सकते हैं। ये सारा मेरे पास प्लान है, जो इस वक्त इतना मेच्योर नहीं है जो मैं आपसे शेयर करूँ। जो अब तक हो चुका है, हम उस पर आगे बढ़ सकते हैं। मुझे आप सबसे पॉजिटिव उम्मीद है, और मेरे अपने तरफ से जो हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ। जितना टाइम मैं दे सकता हूँ, जितना मैं ख़ुद जाके इन्वॉल्व होकर आया हूँ सारी एक्टिविटीज़ में, है जहाँ पे ईंट बन रही है, जहाँ भट्टा है, जहाँ कच्ची ईंट का काम हो रहा है, जहाँ एनजीओज़ स्कूल बना रहे हैं, उनका रिपेयर वर्क है। मैं ख़ुद मज़दूर के घर में 5 दिन रह कर आ रहा हूँ, और मैं मिस्त्रियों के पास जा के ये देखा कि कितने दिन में ये बन जाएगा, क्या दिहाड़ी के हिसाब से हमें सस्ता पड़ेगा, या हम ठेके पे दें तो हमें सस्ता पड़ेगा, और हम ख़ुद इसमें क्या कर सकते हैं, क्या मटेरियल यूज़ करके इसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं, और किस तरह कॉस्ट रिडक्शन हो सकती है। ये सारे मेरे फैक्टर्स हैं। लाइक उन लोगों को एजुकेट कर दे तो हमारे मज़दूरी के भी पैसे बचते हैं, और वो ख़ुद भी मज़दूर होते हैं। ये सारे फैक्टर्स आर्किटेक्चर, एज एन आर्किटेक्ट मैं सोच रहा हूँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इसमें और भी लोगों की ज़रूरत है। इसको और चीप करने के लिए, और ज़्यादा ड्यूरेबल करने के लिए, और ज़्यादा एफिशिएंट करने के लिए मैं डिफरेंट डोमेन से लोगों को वेलकम कर रहा हूँ कि आएँ और अपना कुछ टाइम निकालिए, अपने जो उनके जहन में आइडियाज़ हैं उनको थोड़ा मैच्योर करके, उस पर टाइम थोड़ा सा लगा के, एनालाइज़ करके, ख़ुद उसको क्रॉस चेक करके मुझसे आके डिस्कस कीजिए। और मैं स्प्रेड आउट कर रहा हूँ, ये काफ़ी लोगों तक बात जा चुकी है ऑलरेडी। और अस्सलाम वालेकुम।